नेपाल का वो ऐतिहासिक आंदोलन तो आप सभी को याद होगा, जब देश की युवा पीढ़ी जेनजी सड़कों पर उतर आई थी। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पुरानी व्यवस्था के खिलाफ भड़के उस जनाक्रोश के बाद ही देश में बदलाव की लहर गूंज उठी थी और बालेन शाह ने सत्ता की कमान भी संभाल ली थी। जनता को एक नए और समृद्ध नेपाल की उम्मीद थी, लेकिन आज वही नेपाल एक बार फिर सुलग रहा है। इस बार लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार या सत्ता की नहीं, बल्कि संस्कृति, धर्म और पहचान की बन चुकी है। मामला नेपाल के सुनसुरी जिले का है, जहां 26 जुलाई की रात दीवागंज इलाके से निकल रही एक कांवड़ यात्रा के दौरान भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। जुलूस में बज रहे संगीत और धार्मिक झंडों को लेकर शुरुआत हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और हिंसक झड़पों में बदल गया। इस दर्दनाक घटना में 3 हिंदू युवाओं गणेश यादव, ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन को पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू तक लागू करना पड़ा और स्थिति पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के साथ साथ वहां पर अन्य सेना को भी उतारना पड़ा। विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर नेपाल को वापस वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज कर दी है। सरकार को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर बौद्ध और किरात परंपराओं के सम्मान के साथ संसद में प्रस्ताव लाने के लिए अल्टीमेटम भी अब दे दिया गया है। लेकिन कैसे ये घटना इतनी बड़ी हुई, आइए जानते हैं हमारे साथी पल्लवी राजपूत से। पल्लवी, देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि नेपाल में जो ये कर्फ्यू लगा और सांप्रदायिक दंगा था वो स्टार्ट हुआ, इसका असली जो कारण है वो क्या था? कैसे ये धीरे धीरे घटना जो है इतने बड़े चरम पर पहुंच गई कि वहां पर सरकार भी अब जो है डरने लगी है कि उनके यहाँ से सत्ता वापस ना चली जाए? देखो जानसी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नेपाल की बात करते हैं या फिर नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, ये कोई पहली बार नहीं उठी है, बीच बीच में इस तरीके की मांग उठती रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ एक इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है कि नेपाल दरअसल हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था। 16 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो नेपाल वाकई में एक हिंदू राष्ट्र था और उसके बाद वहां पर काफ़ी कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके बाद अब नेपाल में जो स्थितियां हैं वो इस कदर खराब होती जा रही हैं कि वहां लगातार इस तरीके के दंगे होते रहते हैं और उन दंगों के बाद एक बार फिर से ये मांग की जाती है कि हमें राजशाही वापस चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें राजशाही वापस चाहिए और इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब अगर हम बात करें कि अब ये दंगा क्यों भड़का अभी हाल के दिनों में, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कांवड़ यात्रा रहा कि वहां पर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। बात मैं बताऊं कि 26 जुलाई की ये बात है, पिछले महीने 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा के दौरान 2 जो समुदाय हैं वो आपस में भिड़ गए। जैसा कि जानसी ने भी बताया कि सुनसरी जिले के कप्तानगंज देवगंज में सावन के दौरान जो है बोलबम यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी, धार्मिक आयोजन किया जा रहा था और इसी बीच 2 समुदायों के बीच इतनी जबरदस्त भिड़ंत और झड़प हुई कि उसके बाद हालात वहां पर बेकाबू होते चले गए। इवन हालत ये हो गई कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी सिर्फ लोगों को काबू में करने के लिए और इसी वजह से पुलिस की गोलीबारी और आम झड़पों में 3 लोगों की, जैसा जानसी ने भी बताया कि ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता और गणेश यादव समेत इन 3 लोगों की मौत हो गई और कई ऐसे लोग थे जो काफ़ी गंभीर रूप से इन झड़पों में घायल हुए हैं। बस यहीं से ये टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ पर हिंदू समुदाय के बीच जो है वो गुस्सा बढ़ गया। उनका ये मानना था कि जब हम हमारे धर्म का कोई आयोजन कर रहे हैं या हम किसी पूजा पाठ में लगे हुए हैं या कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, उस बीच में अगर आप इस तरीके से सामुदायिक दंगे भड़काएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो गुस्सा है वो बढ़ना जायज़ है और वो गुस्सा अब सड़कों पर निकल कर आ रहा है। मैं अभी हाल ही की बात बताऊं तो 2 दिन पहले वहां पर एक मस्जिद को भी फूंक दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। तो इस तरीके से वहां लगातार जो ये मसला है वो बढ़ता जा रहा है। आज हालात जो थे वो काबू में थे, स्थिति नियंत्रित है, तमाम धाराएं वहां पर लगा दी गई हैं, लेकिन लोग अब इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं जानसी कि हमें वापस से इस नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही बनाना है और हम चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। जानसी जी, पल्लवी, देखिए, आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में जिस तरीके से बताया, हम देख भी रहे हैं कि सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब आप जो है नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। लेकिन ये कितना, नेपाल का जब हम संविधान देखते हैं तो क्या ये कोई प्रावधान है कि नेपाल को किसी भी तरीके से या कुछ बदलाव करके हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं नेपाल में, या आपको लगता है कि हाँ, ये जो मांग उठी है वो संसद में आगे पारित हो जाएगी?
देखिए, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि फ़िलहाल कौन से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया से जान से ये लोग आगे जाएंगे तो हाँ, ये संभव है कि आप नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र जो है घोषित कर सकते हैं। तो देश के वर्तमान संविधान, मैं नेपाल की बात कर रही हूँ, तो नेपाल का जो वर्तमान संविधान है, संविधान 2015 में संशोधन करना होगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इस कानूनी प्रक्रिया के तहत संसद में 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना अनिवार्य है। जब तक 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा इस संशोधन को, तब तक 2015 के जो संशोधन विधेयक है उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। और इसके लिए व्यापक राजनीति की सहमति और जन समर्थन बेहद आवश्यक है, ये जरूरी है। प्रस्ताव पेश करना होगा। सबसे पहला जो चरण है संवैधानिक संशोधन के लिए, तो संसदीय संविधान संशोधन समिति के समक्ष धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाकर हिंदू राष्ट्र या वैदिक सनातन राष्ट्र का प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तब आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप सेक्युलर हैं, कि नेपाल सेक्युलर कंट्री है। उसके लिए आपको ये शब्द ही हटाना पड़ेगा वहां के संविधान से, और उसकी जगह आपको हिंदू राष्ट्र या वैदिक सनातन राष्ट्र का प्रावधान जोड़ना होगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि इन सब के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, तभी इस तरीके के जो प्रस्ताव हैं वो लाए जा सकते हैं। सर्वदलीय सहमति इसका दूसरा चरण है। नेपाल सरकार और विभिन्न हिंदू संगठनों के बीच हाल ही में हुए समझौते के अनुसार इस पर सर्वदलीय चर्चा और राजनीतिक पहल की प्रक्रिया भी है। अगर ये लोग सब आपस में बैठकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहें तो ये बेहद आसान हो जाएगा कि वहां पर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। संसद में मतदान, नेपाल की संघीय संसद जो है उसमें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो संसद में मतदान कराना होगा इसके लिए कि कौन कौन इसके समर्थन में है और कौन इसके अपोज में है, विपक्ष में है। तो अभी अगर मैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो हाल ही में नेपाल सरकार और हिंदू आंदोलनों के जो हिंदू संगठन है उनके बीच बातचीत भी हुई है, और बातचीत के बाद सरकार ने 3 महीने के भीतर इस मुद्दे पर सर्वदलीय चर्चा शुरू करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर विचार करने की सहमति दी है। यानी कि 3 महीने हैं कि वो लोग आपस में इस पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि क्या वाकई हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है या नहीं। क्या कुछ वहां पर संभावनाएं हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद और नेपाल में दंगा बढ़ जाए या फिर दंगों की आग में झुलसता हुआ नजर आए नेपाल। वैसे भी हमने देखा ही है कि कितने वहां पर हाल फिलहाल दंगे हुए हैं। संवैधानिक बाधा की बात करें तो वर्ष 2015 में नेपाल की संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान को अपनाया था। तो उसके बाद एक बार फिर से अगर इतना बड़ा चेंजेस करना होगा तो ये वाकई में एक मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। तो इसके लिए कानूनी रूप से जो संसद का औपचारिक संशोधन प्रक्रिया है उसको पूरा करना ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा। जी देखिए पल्लवी, जिस तरीके से आपने हमें सब चीज़ें बताई कि अगर इस पर कोई समाधान नहीं निकलता तो हो सकता है कि नेपाल का जो प्रदर्शन है और ज़्यादा उग्र रूप ले ले। एक चीज़ हमने अब जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है, अब बात ये हो रही है कि नेपाल के अंदर चीज़ें बोली जा रही है कि पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वहाँ आ गए हैं, और जो जेनजी है जिनका हमने रोल देखा है किस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर वो बालिन शाह को लेकर आए, कि आपको ऐसा लगता है कि जो ये बात उठ रही है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए वापस जाएं, क्या जेनजी को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल है? जो भी ये दंगा हुआ, ये जो चीज़ें हुई, इसको लेकर जो ये मांग अब चलने लगी है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दूसरा पाकिस्तानी घुसपैठिए वापस जाएं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ है, ये जो प्रदर्शन अभी चल रहा है, ये आगे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा? जानसी, घुसपैठ एक ऐसी समस्या है जिसको अगर हम देखें तो कई लोग इससे जूझ रहे हैं, चाहे वो हमारा देश भारत ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी घुसपैठ की समस्या वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर नेपाल की हम बात करें तो नेपाल में भी यही समस्या नज़र आती है कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब इस तरीके की समस्या आती है तो वहाँ की राजनीति में, या फिर हम यूँ कहें कि सामाजिक परिवर्तन एक होने लगता है। तो वो परिवर्तन नेपाल में भी होता दिखा। उसके बाद सिर्फ जेनजी की बात ना करें तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर समुदाय से जुड़े हुए हैं, हिंदू समुदाय से, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने लगे, उनको वो इनसिक्योरिटी फील होने लगी, वो समझने लगे कि किस तरीके का सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद जो गुस्सा आया, वो गुस्सा हम सब अब देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। रही बात ये कि ये किस तरीके से मुमकिन होगा, जानसी, देखिए बात ऐसी है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि 16 साल पहले नेपाल पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश था जो ऑफिशियली
हिंदू राष्ट्र था। जी। इवन अगर मैं बात करूं तो मुगल और अंग्रेज भी जो है कभी नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, अगर 2008 तक तो ज्ञानेंद्र शाह वहां पर राजा थे, तो राजशाही की ही वापस मांग की जा रही है वहां पे कि हमें तो राजशाही चाहिए, क्योंकि उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनने का जो रास्ता है उनका आसान हो जाएगा। इतिहास की बात हम कर ही रहे हैं तो अंग्रेजों और मुगलों ने भी काफी कोशिश की कि नेपाल पर कब्जा जमा ले, लेकिन ऐसा वो भी नहीं कर पाए। लेकिन कुछ माओवादी ताकतें वहां पर घुसी, और फिर अगेन मैं घुसपैठ की ही बात कर रही हूँ, उसी समय ये कनेक्ट कर रही हूँ कि जिस तरीके से वहां माओवादी ताकतें घुसी, कई तरीके के वहां पर लोग आ गए, घुसपैठ हो गया, उसके बाद वहां पर तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट के बाद वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, और उसके बाद वहां राजशाही खत्म होके सेकुलरिज्म लोगों ने अपना लिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग अभी अंदर से शायद इसके लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो राजशाही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि फिर से हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए जाएं। जी जी पल्लवी, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से नेपाल की जो व्यवस्था है बदली है, दंगा जो किस तरीके से भड़का, वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा कैसे अपने चरम पर पहुँच गई है, और कैसे ये एक छोटा सा विवाद अब अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत की लड़ाई बन चुका है, एक अलग ही जंग के रूप में बदल गया है। आगे देखिए नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, संसद इस पर क्या कदम उठाएगी, किस तरीके से इसमें परिवर्तन आएगा, क्या बालेन शाह सच में कुछ ऐतिहासिक कदम उठा पाएंगे, नेपाल को वापस हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, या फिर इसका खामियाजा अब बालेन शाह को अपनी कुर्सी देकर चुकाना पड़ेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।